गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले टर्म पे हमने डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ रहे थे और डाइवर्जेंस के लिए हमने एक्सप्रेशन डेरिव करा और हमने देखा कि जो डाइवर्जेंस ए है किसी भी सदिश का जो डाइवर्जेंस होता है डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। और अगर इसको और इक्वल टू करके देखें तो ये आता है ऑपरेटर डेल डॉट ए। आपने मैथमेटिक्स मैंने पहले भी बताया कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ाया कि डाइवर्जेंस है इसके बराबर होता है। तो ये क्यों होता है ये कभी नहीं बताया जाता मैथमेटिक्स में, कभी नहीं बताया जाता है। तो ये हमने प्रूव करके बताया कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इसके बराबर है। इसके ऊपर खूब न्यूमेरिकल आता है, कुछ फील्ड दे देते हैं, ए की वैल्यू दे देते हैं कंपोनेंट के रूप में एक्स वाई जेड और उसका कहते हैं कि इसका डाइवर्जेंस। अब वो तो खैर हम कर लेंगे, कोई करेंगे भी, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उससे अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व देखते हैं। बहुत बहुत काम की चीज़ है। फिजिक्स में स्पेशली हमें ये सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि वो काम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं और क्या हमें इसमें जीवन में कुछ सीखने की प्रेरणा भी मिलती है क्या, ये भी हम देखना चाहिए हमारे। तो मैं आपको बिल्कुल बहुत छोटे शब्दों में ये बता रहा हूँ कि डाइवर्जेंस की मैंने 3 वोल्ट पहले लिखी कि डाइवर्जेंस ए धनात्मक हो, डाइवर्जेंस ए ऋणात्मक हो और डाइवर्जेंस ऑफ ए इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो। ये 3 तरह की पॉसिबिलिटी है डाइवर्जेंस, कोई भी सदिश के डाइवर्जेंस की 3। हम जानते हैं बेसिकली डाइवर्जेंस फ्लक्स के बारे में जाना है। तो फ्लक्स जो नेट जो दिया हुआ घनाभ है उससे नेट फ्लक्स निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव होने का मतलब है उस आयतन पर बाहर से फ्लक्स आ रहा है, ठीक है ना। और 0 का मतलब है जितना आ रहा है उतना का उतना आगे जा रहा है, ना उसका कोई वहां ना तो स्रोत है और ना सिंक है। तो पहला जो केस है जिसमें डाइवर्जेंस ऑफ ए का मान प्लस होता है उसको हम एज ए सोर्स के रूप में काम करते हैं कि इसका मतलब है कि उस स्थान पर कोई स्रोत मौजूद है, सदिश का सोर्स वहां पे प्रेजेंट है। जैसे मान लो धन आवेश है, धन आवेश विद्युत बल रेखाओं का स्रोत माना जाता है। इसका मतलब है धन आवेश से विद्युत बल रेखा बाहर निकल रही है। तो एक तरह से यहाँ पे धन आवेश को हमने स्रोत के रूप में बता रखा है। जब भी डाइवर्जेंस ऑफ ए किसी भी का फील्ड का पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है वहां पे सोर्स मौजूद है। इसी तरीके से अगर डाइवर्जेंस ए नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है वहां पे सिंक है। सिंक है मतलब उस सदिश का टर्मिनेशन पॉइंट है, ठीक है ना। अगर अगर इसको मैंने दूसरे शब्दों में कहें कि अगर यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है, माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज यहाँ पे मौजूद होगा तो उसके को बल रेखा है आकर के विद्युत बल रेखा आकर के खत्म हो जाएगी। आपको जब भी ये फिगर बनाए तो ध्यान रखना है कि यहाँ से विद्युत बल रेखा चाहे तो निकल रही हो चाहे खत्म हो रही हो, वो दोनों लंबवत आनी चाहिए और लंबवत ही जाने चाहिए। ये ध्यान रखना है। अगर आपने कोई इनके बीच में सरफेस के बीच में और विद्युत बल रेखा की जो दिशा के बीच में कोई एंगल बना दिया तो वो उस थ्योरी को गलत सिद्ध कर देगा। बहुत छोटी सी बात है मगर अपने को बहुत बहुत ध्यान रखनी है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से बाहर की ओर जाते हुए दिखानी है और लंबवत जाती हुई दिखानी है। आगे जाके उसकी दिशा किसी भी बदल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मगर जब सतह से निकलेंगी या सतह पे खत्म होंगी तो वह लंबवत ही गिरेगी। तो इससे हमें पॉजिटिव मतलब स्रोत के बारे में पता पड़ता है, इसमें सिंक के बारे में पता। और तीसरा है कि अगर डाइवर्जेंस की 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि ना तो वहां पे उस सदिश का स्रोत है और ना ही सिंक। इसका मतलब जितनी बल रेखाएं सतह के आयतन घनाभ के अंदर प्रवेश कर रही हैं उतनी की उतनी उससे बाहर निकल रही है। ये एक बहुत बड़ी, इसको हम सिंपल सी सोलेनोइडल फील्ड या इसको कहते हैं परिनेली की सदिश, ठीक है ना। परिनेली की मतलब कि जितनी आ रही है उतनी की उतनी वापस बाहर निकल, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ना उसका कंट्रीब्यूशन है ना वो डिस्ट्रॉय कर रहा, दोनों चीजें, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये तो चलो ये तो इसका भौतिक महत्व है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तो मैं आपको बार बार एक छोटी सी बात कहता हूँ कि जो फिजिक्स है उसको कागजों में नहीं रखें, उसको अपने जीवन में उतारें। तो जीवन में हमें इन तीनों से क्या सीखने को मिलता है। जैसे मैंने सपोज करो आपको एक छोटा सा पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया और आपको सेम चीज किसी दूसरे को पढ़ानी है तो क्या होगा। आपको मान लो मैंने 100 पॉइंट्स पढ़ाए और आप बाई दी वे उसमें से 100 के 100 पॉइंट किसी दूसरे को पढ़ा देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ,
आप इन तीनों में से कौन से हो? आप परिनेली की फील्ड में हो, क्योंकि आपने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। या आपको मैंने 100 पॉइंट बताए, आपने दूसरी किताबें और पढ़ी और अलग अलग कलेक्ट करा, और आपने जब भी किसी दूसरे को बताया तो आपने उसको 105 या 110 पॉइंट बताए 100 की जगह। तो इसका मतलब है आप सोर्स बन गए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत काम की। आपको मैंने जब ये टॉपिक शुरुआत कर रहे थे तो मैंने आपको मेरे एक जीवन का एग्जाम्पल भी दिया था, ये अपने को उससे सीखना। तो हमें ज़िंदगी में स्रोत बनने की कोशिश करना है, अपने डाइवर्जेंस को पॉजिटिव बनाना है, बहुत बहुत काम का। किसी भी स्थिति में सिंक के रूप में नहीं होना चाहिए। सिंक के रूप में का मतलब है जो नॉलेज है वो खत्म होनी है, ये जाना। हमारी जो पुरातन जो नॉलेज थी, हम जानते हैं कि हमारे पास इतना अथाह भंडार था, मगर वो आज की तारीख में जो ज्ञान का अथाह भंडार है वो नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस समय जो वेक्टर फील्ड लगा होगा वो माइनस वाला रह गया। माइनस वाला है तो मान लो 100 शुरू में था, किसी ने दूसरे को दिया तो 90 हो गया, 90 ने आगे किसी को दिया वो 80 हो गया। इस तरीके से वो ज्ञान में धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी आती जा रही है। आज की तारीख में जो पुराना हमारा था इतिहास में, जो जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ चीज़ें थी, इंडिया एक सोने की चिड़िया के रूप में था, वर्ल्ड में इसका नाम था, नॉलेज थी, नॉलेज का भंडार थे। आज हम उसमें जरूर पिछड़े में, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, जो पुराना रहा है, जो गुलामी का पीरियड रहा है, वो माइनस वाला है। चाहे उसके कारण कोई भी हो, मगर हमारे लिए ये। तो हमें जीवन में कोशिश करनी है कि सिंक के रूप में काम करें। अगर स्रोत बनना संभव नहीं हो तो कम से कम परिनली की जरूर बने, ये बात का ध्यान रखना। परिनली की कम से कम होना चाहिए, जिससे कि हमारी नॉलेज जो पुरानी अभी है एक्वायर करी हुई है वो खत्म नहीं हो, वो जीवन में उतने की उतनी मेंटेन हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी चीज़ है जो आपको सीखना है। तो आप फिजिक्स को कागजों में मत रखिए, ये केवल ठीक है आपको एग्जाम में नंबर तो दिलाएगा ही, मगर हमें जीवन में प्रेरणा आपको से ये लेनी है कि हमें हमें स्रोत के रूप में बन करके काम करना है, और वहाँ से नए नए जीवन में आगे बढ़ना। अगर हमने ये प्राप्त कर लिया तो न केवल हम अच्छे भविष्य की ओर जाएंगे, खुद का तो फायदा होगा ही होगा, देश को अपना फायदा मिलेगा, और अपन बहुत अपने आप को सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो स्रोत बन के ही मिलता है। आप कभी किसी को पढ़ा के देखिए, और अपनी तरफ से पढ़ा के देखिए, आपने चाहे कॉन्ट्रीब्यूशन एक भी उसमें देने का होगा, तो आपको उस दिन कितनी शांति मिलेगी, ये आप पढ़ा करके। मैं आपको कई बार कहता हूँ कि आप अपना जो ज्ञान है अपने तक सीमित रखें, इसको बांटें, कुछ भाई बहन हो या और कोई हो। तो ये मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है ना, खराब लगता है, मगर शायद है मेरे बार बार कहने से शायद आपको कुछ प्रेरणा मिले और इसमें आप जुड़ो। तो ये सारा का सारा हमारा डाइवर्जेंस के बारे में है, क्योंकि इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं। वो अभी हम जब ये तीनों कर लेंगे तब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, दो थ्योरम भी करेंगे, उसके बाद में आप तो दो अपने टॉपिक हो गए, एक तो ग्रेडियंट हो गया, एक डाइवर्जेंस हो गया। अब एक अपना जो थर्ड टॉपिक है कर्व के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि अपने पास तीन तरह के हमने शुरुआत के अंदर लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करें। तो अभी अपने सरफेस इंटीग्रल का एप्लीकेशन देखा। अब हम जो देखेंगे वो वॉल्यूम सर लाइन इंटीग्रल के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर ये मान के चलना है कि जो तीनों जो अपने एक्सप्रेशन है उसमें से अधिकतर एक ना एक, चाहे बीच वाले मिडिल जो लेंथ के क्वेश्चन होते हैं या बड़ा क्वेश्चन है, और आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बदले इसको जीवन में काम में लेने की जरूरत है। अभी जो अगला पॉइंट आएगा उसको भी अपने काम में, मैं इसका टाइटल लिखूं थर्ड ऑफ ए वेक्टर, सदिश क्षेत्र का कर्ल, ठीक है ना, ये अपने को इसका। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी कर्ल की परिभाषा क्या होती है। अगर मेरे पास कोई सदिश सदिश ए है तो उसका जो, पहले मैं एक बार आपको मैथमेटिकल फॉर्म लिख देता हूँ, फिर उसको ऊपर डिस्क्राइब करते हैं कैसे अपन बना सकते हैं, जिससे अपने को पता पड़ जाएगा कि हम किस तरीके से चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखा, फिर बात,
देखिए ये कर्ड की जो है मैथमेटिकल फॉर्म, अब इसको हम परिभाषित करते हैं। हम जानते हैं कि ये तो अपना है सदिश और ये डीएल है, इसका मतलब उसका रेखीय समाकलन है। एक बंद पथ में रेखीय समाकलन, ठीक है ना। लाइन इंटीग्रल इन ए क्लोज पाथ, और इस लाइन इंटीग्रल की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। और इसमें डिवाइड किससे हुआ? एरिया। और ये एरिया कैसा होना चाहिए? अनंत सूक्ष्म होना चाहिए, इनफाइनाइट सिमल होना चाहिए। ये अपनी पूरी परिभाषा बन गई कि किसी भी सदिश का कर्ड उस सदिश के अधिकतम रेखीय समाकलन तथा क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ये जब क्षेत्रफल अनंत सूक्ष्म, ये बेटा इसकी परिभाषा आ गई। तो अपने को बहुत छोटी सी चीज है, अगर मैं शॉर्ट शब्दों में कहूँ तो इसको सीधे से करूँ कि मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया और एन इनफाइनाइट सिमल अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल में रेखीय समाकलन के अधिकतम मान तथा क्षेत्रफल के अनुपात या इकाई क्षेत्रफल में अधिकतम लाइन इंटीग्रल के मान को हम उस सदिश का कर्ड कहेंगे। ये इसकी परिभाषा, ठीक है। अब इसका कैसे हम जीवन में काम में लेंगे, कैसे इसका कार्तिक में, तो हम इसका अब अपन काम करते हैं रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने पहले टॉपिक में कहा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तिक निर्देश तंत्र में इसका निरूपण, ये हम काम। जैसे हमने डाइवर्जेंस के बारे में देखा कि डाइवर्जेंस था डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल ए वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ऐसे ही हम इसका कर्ड का भी कार्तिक निर्देश तंत्र में विरूपण को डिस्क्राइब करेंगे। उसको मैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में लूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।